हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड एंटी डायूरेटिक ड्रग। तो प्रीवियस पार्ट में हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कंप्लीट फिजियोलॉजी डिस्कस कर ली है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करवाती हैं, और जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है तो उसके बाद वो V1, V2 और V3 रिसेप्टर से बाइंड होके किस तरीके से अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये सारा हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहले हमने डिस्कस करना है SI-ADH को, जो कि क्या है आपका सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी में कौन कौन सी सिचुएशन थी जो ADH को रिलीज करवा रही थी। एक, अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम है। दूसरा, अगर हमारा ब्लड बहुत ज्यादा क्या है, हाइपर ऑस्मोलर है। तो दोनों सिचुएशन की वजह से ADH का रिलीज हो रहा था, और फाइनली ADH क्या कर रहा था, BP को भी बढ़ा दे रहा था और जो ब्लड है उसको हाइपोऑस्मोलर बना दे रहा था। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और फिर क्या होता है आपका फर्दर ADH रिलीज खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि अगर ऐसा हो कि ADH का रिलीज कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे, इवन इफ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, BP बढ़ चुका है, जो आपकी ऑस्मोलैरिटी है वो भी करेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आपका लगातार ADH का सिक्रीशन होता रहे आपका, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो क्या है, ये। ठीक है, SI-ADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि नाम बता रहा है कि ये सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है, ADH के इनएप्रोप्रिएट रिलीज की वजह से हो रहा है। तो अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे पहले कि ये क्यों होता है, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि वो ड्रग जो कि सेम एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरफ इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बट जो इफेक्ट होंगे वो कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट होंगे। ठीक हो गया, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि SI-ADH क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो ADH है वो आपका रिलीज होते रह रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन ADH रिलीज अभी भी क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इफ देयर इज कॉन्टिन्यूअस ADH रिलीज। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो, जब ADH रिलीज आपका चलता रहता है, आपने अभी पहले आपने देखा था कि किस तरीके से ADH की वजह से ही एल्डोस्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, देखा था ना, कैसे ADH आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH को रिलीज करा रहा था, और उसकी वजह से कैसे आपका किडनी से, आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा सेल से आपका एल्डोस्ट्रॉन बन रहा था। अब क्या होगा, अगर ADH रिलीज कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक बात ध्यान रखेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहली बात तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन होने लगेगा, क्योंकि ADH का काम ही होता है कि ये वाटर को रिटेन करता है। इस तरीके से ADH ने क्या किया था, एक्वापोरिन प्रोटीन यहाँ इंसर्ट कर दी थी मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू क्या हो रहा था, जो भी यूरिन जो फिल्ट्रेट आ रहा था उससे वाटर वापस कहाँ चला जा रहा था, ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड में आपकी क्या हो रही थी, वॉल्यूम बढ़ रही थी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्पेस है, ठीक है, जो स्पेस है आपका ब्लड वेसल्स में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल एक्सपेंड होने लगेंगी ना। जब ब्लड वेसल के अंदर लगातार आपका क्या है, जो भी आपका ब्लड ने, ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, फाइनली यूरिन बननी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ड्यू टू ADH, और वो भी कॉन्टिन्यूअस ADH की वजह से, कि जो भी आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है वो वापस कहाँ चला जा रहा है, उसमें से वाटर आपके ब्लड में चला जा रहा है, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट बहुत कम हो रहा है। तो अगर यही चलता रहा तो उससे क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो वॉल्यूम है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पेस है ब्लड वेसल का वो एक्सपेंड होने लगेगा। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होगा, जब ये इफेक्ट आएगा तो इसकी वजह से रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, अब बॉडी ट्राई करेगी कि किसी तरीके से भी इस चीज को रोका जा सके, क्योंकि ADH रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये होगा कि जो आपकी किडनी है, किडनी का जो कॉर्टेक्स एरिया है, जहां पे जोना ग्लोमेरुलोसा है, वो क्या करेगी, एल्डोस्ट्रॉन को रिलीज को क्या कर देगी, रोक देगी। जो एल्डोस्ट्रॉन रिलीज है वो रुक जाएगा। अब जब ये एल्डोस्ट्रॉन रिलीज रुक जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, बताओ। एल्डोस्ट्रॉन क्या किया करता था, एल्डोस्ट्रॉन आपकी बॉडी में सोडियम को रिटेन करने का काम करता था। वो कलेक्टिंग डक्ट से
कलेक्टिक डक्ट के थ्रू क्या कराता था, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता था, ताकि आपके ब्लड में सोडियम का लेवल मेंटेन रहे, यूरिन में सोडियम एक्सक्रीट ना हो। अब क्योंकि एल्डोस्ट्रॉन एडीएच ज्यादा होने की वजह से बॉडी ने एल्डोस्ट्रॉन रिलीज कम कर दिया है, तो अब क्या होगा, सोडियम का लेवल क्या होने लगेगा, ब्लड में कम होने लगेगा। तो आपकी जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो क्या होगी बेटा, हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि जो सोडियम का लेवल है वो आपका ड्रॉप कर जाएगा। क्योंकि आप जानते हो ना, बॉडी ट्राई कर रही है भाई, एडीएच अगर नहीं मान रहा है, एडीएच रिलीज होते जा रहा है, तो क्या ऑप्शन रह गया, आप जानते हो, अगर एल्डोस्ट्रॉन आपका रिलीज कम होगा तो सोडियम का लेवल तो कम होगा नो डाउट, साथ में वाटर का भी लेवल कम होगा। अगर इन टिब्यूल से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो सोडियम अपने साथ वाटर को लेके एक्सक्रीट हो जाएगा। आप जानते हो ना, वाटर हमेशा किसको फॉलो करता है, सोडियम को। तो सोडियम अगर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वाटर भी नहीं होगा। तो बॉडी ने यही आपका तरीका ढूंढा कि वाटर को कम करने का, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रुकवा दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वाटर तो चलो कम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और जो ये सोडियम लेवल कम हो रहा है, इसी की वजह से जो प्रॉब्लम आई उसका नाम है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ में आया कैसे हुआ। अब ये क्या है, इसे समझ लेते हैं। ये सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम है, इसका मतलब बहुत सारे इसके साइन और सिम्टम्स होंगे। तो SIADH में क्या क्या होता है, SIADH में आपका जनरली जो इनिशियली आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, इंसान को नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, डिजीनेस सी फील होगी, साथ में ट्रिमर्स आ सकते हैं, झटके जिसे बोलते हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल अगर ये चीज और आगे बढ़ गई तो उसके बाद क्या होने लगेगा, क्योंकि सोडियम का लेवल कम हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम के कम होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है सोडियम कितना एसेंशियल आपका इलेक्ट्रोलाइट है या आयन है, ये क्या करेगा, आपके जो न्यूरॉन्स है, क्योंकि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी के लिए भी सोडियम जरूरी हुआ करता था, क्योंकि सोडियम का लेवल कम है तो इससे क्या होगा, न्यूरॉन्स में स्वेलिंग आने लगेगी, और न्यूरॉन्स में स्वेलिंग आने की वजह से आपका जो क्या है, जो क्रैनियल कैविटी में जो प्रेशर है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वो जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर आपका बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से इंसान को क्या होगा, आपका कंफ्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशंस आ सकते हैं, ये सारे साइंस हैं जो उसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेन में जो इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल रहा है न्यूरोनल इन्फ्लामेशन की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे किसी और डिजीज में होता है वैसे ही सेम, अगर ये डिजीज और भी ज्यादा, ये सिंड्रोम और भी ज्यादा सीवियर लेवल पे चला गया तो क्या हो सकता है, इंसान को कोमा हो सकता है, फाइनली डेथ भी हो सकती है इंसान की। समझ में आ रहा है ये कितना खतरनाक है, कम से किस तरीके से ज्यादा ज्यादा लेवल पे ये बढ़ता हुआ चलेगा। तो ये क्या है आपका SIADH, समझ में आया। अब बात आती है कि ये किस वजह से हो रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई कॉन्टिन्यूअस ADH रिलीज अगर हो तो क्या होगा, बट ये होगा क्यों, नॉर्मल इंसान में तो ऐसा नहीं होता, हर किसी को ऐसा एडीएस तो नहीं होता, लेकिन ये कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव आपके एजेंट्स हो सकते हैं या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये हम अब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो ये कॉन्टिन्यूअस एडीएच रिलीज की हम बात कर रहे हैं ये किस किस वजह से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअसली एडीएच रिलीज होता जा रहा है वो क्या है आपका, सबसे पहला, चलिए वन बाय वन सारे फैक्टर्स देख रहे हैं हम। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है आपका, जेनेटिक। सपोज किसी की फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है, ठीक है, हर आपको पता है मैक्सिमम डिजीज जो है जेनेटिकली रिलेटेड होती है। अगर आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ये प्रॉब्लम थी तो आपको ये हो सकती है, मतलब जीन मीडिएटेड हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हो गई जेनेटिक, जो जेनेटिक की वजह से हो सकता है, जेनेटिकली ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है ऐसा एडीएच की। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सपोज किसी को कोई ट्रॉमा हुआ, हेड इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी वो भी कहाँ, क्योंकि एडीएच कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो इंजरी अगर वहीं पे हुई है तो ठीक है, तो ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी, हेमरेज अगर हुआ है, ब्रेन हेमरेज, ठीक है, तो उस केस में भी आपका क्या हो सकता है, एडीएच रिलीज हो सकता है, कॉन्टिन्यूअसली रिलीज होते रह रहा है क्योंकि आपका वही एरिया अफेक्टेड होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं हमारी,
कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एडीएच रिलीज को बढ़ा सकती हैं या ऐसा कर सकती हैं कि कॉन्टिन्यूसली एडीएच रिलीज होते रहे, ताकि अगर उसकी जरूरत नहीं है तब भी वो रिलीज हो। तो जैसी हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, वो ये करती हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जिसमें कार्बामाजिपिन आती है जो मेन ड्रग है जो इसमें ये काम करती है। साथ ही साथ आपकी कुछ आपका क्या हो सकता है, फोर्थ जो रीजन हो सकता है, अच्छा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के साथ साथ आपके मूड स्टेबलाइजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, मूड स्टेबलाइजर्स ये भी ये काम कर सकते हैं, एडीएच के रिलीज को कॉन्टिन्यूसली बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है किसी तरह का कोई ट्यूमर हो, अगर किसी इंसान को आपका क्या है पिट्यूटरी के आसपास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है तो उस वजह से भी क्या होता है वहां से एडीएच लगातार आपका रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो ट्यूमर एक कारण हो सकता है, अगर ट्यूमर कहाँ का है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, इसको बोलते हैं हम एक्टोपिक एडीएच रिलीज, कि कोई ऐसा सेंटर बन गया है एक्टोपिक एडीएच रिलीज। तो ये एक्टोपिक एडीएच रिलीज क्यों बोल रहे हैं इसे, कि अगर देखो ट्यूमर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है तब तो आप कह सकते हो क्योंकि वहां से ही एडीएच रिलीज होता है तो हो सकता है कि एडीएच रिलीज बढ़ जाए, लेकिन कभी कभी आपके बॉडी के और एरिया में ट्यूमर होने की वजह से भी एडीएच रिलीज बढ़ जाता है। जैसे आप देखोगे कि अगर जो रिपोर्टेड है वो मैं आपको बता देती हूँ कि लंग्स में अगर आपका ट्यूमर है तो वहां से भी एडीएच रिलीज होता हुआ देखा गया है, इसीलिए इसे एक्टोपिक सेंटर बोला है, एक्टोपिक एडीएच रिलीज, कि अदर देन जहां से हुआ करता है एडीएच रिलीज उससे अलग किसी एरिया से आपका एडीएच रिलीज हो रहा है। तो अगर लंग में आपका क्या है, लंग्स में अगर आपका ट्यूमर फॉर्म हुआ है तो वहां से भी एडीएच रिलीज हो सकता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। पांचवा, अगर आपके कुछ इन्फेक्शन हुए हैं, और इन्फेक्शन भी जनरली देखा गया है कि अगर लंग्स में इन्फेक्शन है या फिर आपके ब्रेन में इन्फेक्शन है तो एडीएच रिलीज बढ़ सकता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से एडीएच रिलीज हो सकता है, या कॉन्टिन्यूस एडीएच रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में आपको रखनी है ना। अब बात करते हैं कि भाई ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो ये देखो डायग्नोसिस कैसे हो, ठीक। तो डायग्नोसिस का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूसली एडीएच रिलीज हो रहा है, तो यानी कि आपका क्या सिचुएशन क्रिएट होगी बताओ। एडीएच अगर लगातार रिलीज होगा तो आपके ब्लड में आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर रिटेन करेगा ना। एडीएच का काम क्या है, वाटर रिटेंशन, यानी कि ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई, और जो यूरिन की वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अगर ब्लड वॉल्यूम, एडीएच ये तो करता है यूरिन वॉल्यूम को कम करता है, यानी कि जो ब्लड है वो तो हाइपोऑस्मोलर हो जाएगा, और जो यूरिन है वो क्या हो जाएगी, हाइपरऑस्मोलर हो जाएगी, है ना। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ना मतलब ब्लड में वाटर का लेवल बढ़ना, और वाटर ज्यादा होना मतलब हाइपोऑस्मोलर होना, है ना। और यूरिन वॉल्यूम कम होना मतलब यूरिन में वाटर का कम होना, और जब वाटर यूरिन में कम होता है तो इसका मतलब यूरिन क्या है, हाइपरऑस्मोलर है ना। ऑस्मोलैरिटी, जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में ना। सॉल्यूट जहां ज्यादा है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वो हाइपरऑस्मोलर है, जहां पे सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है वो क्या है, हाइपोऑस्मोलर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन अगर आप ब्लड टेस्ट करते हो, यूरिन एग्जामिनेशन करते हो, और आपको ये देखने को मिलता है कि जो ब्लड है हमारा वो हाइपोऑस्मोलर है लेकिन यूरिन जो है वो हाइपरऑस्मोलर है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है SI-ADH का, ठीक है, कि इंसान को ये सिंड्रोम हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे करोगे भाई। बहुत सिंपल सी बात है, एडीएच की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो सबसे पहली बात तो वाटर इनटेक को रेगुलेट करना पड़ेगा, वाटर इनटेक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्लड का वॉल्यूम बहुत बढ़ा हुआ है, वाटर कंटेंट ब्लड में बहुत ज्यादा है। दूसरा, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि सोडियम लेवल कम है, तो आपको खाना जो आप लोगे उसमें आपको सोडियम इनटेक करना है, ठीक है, सोडियम लेना है। और साथ ही साथ अगर सीवियर केस है SI-ADH का तो आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में भी आपका सोडियम दिया जा सकता है, ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन, ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। तो ये है, और इसके अलावा ऐसी ड्रग दोगे जो एडीएच के एक्शन को क्या करे, ब्लॉक करे,
ठीक है, एंटी डायूरेटिक नहीं बेटा, एंटी एडीएच ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के एक्शन को क्या करती हो, ब्लॉक करती हो। जैसे आप देखोगे जो हमारी विनका एल्कलॉइड है, बहुत सारी आपकी इसमें आ सकती है, आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये सारे ये काम करते हैं। ठीक है, ये एंटी, या लिथियम है, तो इस तरीके से ये ड्रग्स हो सकती हैं जो आपका क्या करेंगी, अपोजिट इफेक्ट दिखा सकती हैं। तो ये आपका क्या है, क्या, अच्छा लिथियम इसमें नहीं आएगा, हाँ लिथियम एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही होता है। तो मेनली आप कह सकते हो कि जैसे विनका एल्कलॉइड है आपकी, ये सारी, ये सब इस कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, जो ये तो सब कवर हो गया कि भाई ये क्या होता है SIADH। अब हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक ड्रग के बारे में। मेनली एंटी डायूरेटिक जो आपकी ड्रग है वो क्या है। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है ये तो सबको पता चल गया है ना। क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है। तो जो एंटी डायूरेटिक ड्रग है, तो सेम बात है, एंटी डायूरेटिक ड्रग मतलब क्या है, ये वो ड्रग हैं जो सेम ADH की तरह ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, बट हो सकता है कि उसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ऑल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये ADH का ही नाम है दूसरा। तो जनरली आप जो एंटी डायूरेटिक ड्रग में जो हमारी फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है वो यही है। ADH खुद में एक ड्रग है, यानी कि इसका सिंथेटिक एनालॉग तैयार है। ठीक है, नेचुरली तो हमारी बॉडी में ADH होता है, कैसे रिलीज होता है सब हमने देखा है प्रीवियस पार्ट में। लेकिन जो हमारी, अगर ADH की हम बात करते हैं कि बाहर भी ADH को बनाया गया है कि अगर ऐसा हो कि कभी बॉडी में ADH का लेवल कम है तो बाहर से दिया जा सके। तो इसीलिए जो फर्स्ट आपकी क्लास ऑफ ड्रग होगी वो ADH है, वैसोप्रेसिन इटसेल्फ। ठीक है, खुद में वो ड्रग के फॉर्म में भी दी जाती है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, बहुत शॉर्ट है, यानी कि अगर आप इसे देते हो तो थोड़ी देर में ही ये क्या हो जाती है, बॉडी में डिग्रेड हो जाती है वाया पेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, पेप्टाइडेज एंजाइम है जो इसे क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। अराउंड, अगर मैं इसकी T-हाफ की बात करती हूँ ना, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट है, देखो जिसकी इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगी खुद ही। T-हाफ जो है इसकी केवल 10 मिनट है, यानी कि आपने अगर अभी किसी इंसान को ADH दिया बाहर से सिंथेटिक एनालॉग, तो आधे घंटे बाद वो अपनी इनिशियल डोज का हाफ हो जाएगा। सपोज आपने 500 mg दिया था, तो 10 मिनट के बाद वो क्या हो जाएगा आपका, 500 से आधे कितना हुआ, 250 mg हो जाएगा। तो इतना ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है वाया पेप्टाइडेज एंजाइम। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर ADH और वैसोप्रेसिन दिया जाता है तो इसकी रूट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप SC रूट से दे सकते हो, आप IM इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, या फिर आप IV रूट से भी इसे दे सकते हो। तो ये इसके रूट्स हैं जिसके थ्रू आप दे सकते हो, बट ध्यान रखना है कि ये क्या है, आपकी शॉर्ट इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो इसीलिए इससे भी ज्यादा अच्छा एनालॉग आ चुका है, वो हम देते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसकी सिलेक्टिविटी भी इसकी क्या है, कम है। ज्यादातर हम ADH देते हैं V2 एक्शन के लिए। ठीक है, मैंने पहले बताया था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि जो ADH होते हैं उसके 3 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, V1, V2, V3। V1 के थ्रू वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो अगर आप ADH इसलिए ले रहे हो कि आपको BP को बढ़ाना है, तो आप ऐसी ड्रग दोगे जो कि V1 पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाती हो। अगर आप ड्रग इसलिए ले रहे हो कि V2 का रिस्पॉन्स आए, V2 के थ्रू क्या होता है, आपका वाटर रिटेंशन होता है। ठीक है, आपको चाहिए कि आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है, आपका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा क्या है, हाइपर ऑस्मोलर है, उसे आपको हाइपो ऑस्मोलर बनाना है, और आप चाह रहे हो कि किसी भी तरीके से आपका किडनी में काम हो, किडनी में जो कलेक्टिंग डक्ट में आप काम करवाना चाह रहे हो, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो V2 पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाती हो। ठीक है, तो इसीलिए मेनली V1 V2 के इफेक्ट के लिए ही आपकी ड्रग डिजाइन हुई है, क्योंकि V3 तो आपका वैसे भी कहाँ होता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो वहां पे अभी हमें रिस्पॉन्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई ड्रग नहीं बनी है जो V3 पे वर्क करती हो। ठीक है, टिल डेट अभी क्या है, देखो फर्स्ट ड्रग ये है, तो ये ध्यान रखना कि ये क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये वीक V2 सिलेक्टिव है, यानी कि जो V2 एक्शन आता है, यानी कि जो ADH का इफेक्ट V2 रिसेप्टर से बाइंड होके आता है,
वो इसमें इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है। अब आ जाइए सेकेंड ड्रग में, जो इसी का मॉडिफिकेशन है। देखो सब इसी के मॉडिफिकेशन के थ्रू ही बनी है सारी ड्रग्स में। लास्ट में प्रेसिन लिखा हुआ आएगा, देखते रहो आप। तो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास डेस्मोप्रेसिन। अब ये डेस्मोप्रेसिन क्या है? डेस्मोप्रेसिन बेसिकली इसी का एनालॉग है, जो कि ज्यादा अच्छा है। इसकी टी हाफ भी आप देखोगे ज्यादा अच्छी है। टी हाफ अगर मैं बात करूं तो 75 मिनट है, यानी कि ये तो 10 मिनट में अपना इनिशियल का हाफ हो जाता था, ये इसको 75 मिनट लगते हैं। इसे 500 mg से 250 mg में पहुंचने के लिए ब्लड में 75 मिनट लगते हैं, यानी कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है आपका? ज्यादा है, ज्यादा लंबे टाइम तक इसका असर आपकी बॉडी में रहेगा, ठीक है। और इसकी खासियत ये है, ये V2 सिलेक्टिव है, यानी कि ये ड्रग अगर आप दोगे तो V2 सिलेक्टिविटी ये शो करेगी, यानी कि जो V2 रिसेप्टर के थ्रू जो इफेक्ट आता है ADH का, वो ये बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि जो वाटर रिटेंशन है वो बहुत अच्छे से करवाएगी डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। इसको यूज भी करते हैं, और इसका ज्यादातर इसका जो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रानेसल। इसको नेजल रूट से स्प्रे के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। नेजल स्प्रे आते हैं, स्प्रे के फॉर्म में डेस्मोप्रेसिन को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये सारे इसी के एनालॉग हैं वैसे, ठीक है। 1 मिनट, यस। इसके बाद है आपका टर्लीप्रेसिन। टर्लीप्रेसिन जो है ये भी आपका इन्हीं का जो आपका एनालॉग है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो इसका जो इफेक्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो टर्लीप्रेसिन का ज्यादा है ही कंपेयर टू इनके, ठीक है। इनसे ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा, डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो इसका रेस्पॉन्स है ना, ये V1 रिसेप्टर के थ्रू ज्यादा आता है, लेकिन वो भी वीक आता है, ठीक है। जो इसका इफेक्ट है वो क्या होगा आपका? V1 मीडिएटेड होगा, V1 रिसेप्टर से, यानी कि इसका आप कह सकते हो इसे वैसोप्रेसर की तरह यूज कर सकते हैं। वैसोप्रेसर यानी कि अगर बीपी को बढ़ाना है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? वीक आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो ड्रग आपके पास अवेलेबल है वो है फेलिप्रेसिन। और भी ड्रग्स हैं बट इतनी मैं डिस्कस कर रही हूँ। फेलिप्रेसिन क्या है? ये आपकी बहुत अच्छी क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये V1 में बाइंड होती है, V1 स्पेसिफिक है फेलिप्रेसिन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो इसको ज्यादातर क्या करते हैं हम? लोकल एनास्थेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। क्यों देते हैं? कारण क्या है? इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो थोड़ी देर में इसका लेवल कम हो जाता है, तो उसको हम रोकने के लिए, आपको पता है लोकल एनास्थेटिक हम क्यों देते हैं? एड्रेनलिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में देते थे। क्यों देते थे? ताकि आपका क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो जनरली लोकल एनास्थेटिक के ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर साथ में देते हैं। तो अगर आपको लोकल एनास्थेटिक के इफेक्ट को बढ़ाना है, आप चाह रहे हो कि जिस एरिया में आपने एनास्थीसिया दी है वहां पे आप ब्लड फ्लो को कम करना चाह रहे हो, ताकि फटाफट ब्लड आके उस एनास्थेटिक को अपने साथ ले ना जाए। अगर अभी सोचो यहाँ पे आपने एनास्थीसिया दी है, लोकल एनास्थीसिया दी है, और यहाँ मेरा ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? बहुत जल्दी लोकल एनास्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लड आएगा अपने साथ उस एनास्थेटिक एजेंट को ले जाएगा। तो हमारा एम क्या होता है? हम लोकल एनास्थेटिक के इफेक्ट को ज्यादा देर तक रखने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा? इस एरिया में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एनास्थीसिया का इफेक्ट है वो ज्यादा देर तक रहेगा। समझ में आ गया? तो फेलिप्रेसिन इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है लोकल एनास्थेटिक के साथ, सो दैट आपका लोकल एनास्थेटिक ज्यादा देर के लिए असरदार हो। समझ में आ गया? तो ये कुछ ड्रग हैं जो आपकी क्या है? ADH एनालॉग की कैटेगरी में आती है। हालांकि ये फर्स्ट क्लास ही ड्रग है। इसके अलावा ये तो एंटी डायूरेटिक ड्रग्स हो गई जो आपकी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी होती हैं, जैसे आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हैं, वो भी हमारी क्या होती हैं? आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों? इनका काम भी अगर आपको ध्यान हो तो ये भी क्या करते हैं? बॉडी में वाटर रिटेंशन कराते हैं। जो
जो आपकी जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, ये क्या करती है, हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को कम करती है रीनल ट्यूब्यूल में, और जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे एंडोमिथासिन है, उसे भी हम इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो हमारी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है जैसे कार्बामाजिपिन है, वो भी क्या करती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की तरह वर्क करती है। ये भी बॉडी में क्या करती है, ये मेनली क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच के रिलीज को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि ये भी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लिए एक एगोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराएंगी। तो ये अदर देन एडीएच ड्रग हो गई। ठीक है, तो ये ड्रग है जो ध्यान आपको रखना है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गई, एंटी इपिलेप्टिक में कार्बामाजिपिन है, ये भी क्या करती हैं, आपकी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के इफेक्ट को पोटेंशिएट करती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम है तो उसके लेवल को बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि पिछले लेक्चर में हमने किया था अबाउट SIADH, जो कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, और लास्ट जो हमारी एंटी डाययूरेटिक ड्रग्स हैं। तो आज आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड एंटी डाययूरेटिक ड्रग कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।